उपन्यास माई फर्स्ट मर्डर केस का 22वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। साक्षी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी में लग गए। मोहिनी के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। एक बस साक्षी थी जिसकी खातिर वो अभी तक जिंदा थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इस समय साक्षी सो रही है। साक्षी की जान पर अब कोई खतरा नहीं। ये बात जानकर मोहिनी को अब बहुत राहत मिली। प्रियंका बोली, आंटी जी आप मत रोइए, आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे बात बनेगी। बुरे समय में अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी टूट जाता है। बेचारी ने पहले ही इतने दुख देख लिए। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं, इनकी हालत अब पहले से ठीक है। साक्षी कमरे से बाहर आ जाती है। साक्षी के सीधे हाथ की कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। खून ज्यादा बहने से सारा शरीर कमजोर नजर आ रहा था। डॉक्टर ने साक्षी को आराम करने की सलाह दी थी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि आप लोगों का क्या होगा। मैं बहुत मतलबी हो गई हूँ, बस अपना लाभ देखा, किसी के बारे में नहीं सोचा। आपने भी तो वही सब खोया जो मैंने खोया, पर मैंने आपका दर्द नहीं समझा। मोहिनी भी रोने लगी। मोहिनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बालों में हाथ फेरने लगी। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। सभी घर चले जाते हैं। तभी बलवंत के फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया। जी हां, अभी आते हैं। मोहिनी के माथे पर परेशानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। क्या हुआ बलवंत बेटे? मम्मी वो कमिश्नर साहब ने हम सभी को अभी थाने में बुलाया है, कहते हैं बहुत जरूरी काम है। उसके तुरंत बाद सभी राजनगर थाने के लिए रवाना हो गए। मोहिनी, साक्षी, घनश्याम, प्रियंका, विनय, संजना, गणेश दत्त, बलवंत ये सब थाने में मौजूद थे। एक ललिता थी जो अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में गई थी, इस वजह से वो थाने में नहीं आ सकी थी। इंस्पेक्टर नवनीश, कमिश्नर साहब, राहुल, अमन दोनों पुलिस वाले जिन्होंने इंस्पेक्टर नवनीश को गिरफ्तार किया था, वे भी वहां मौजूद थे। रात के 8 बज रहे थे। सब एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। सोमदत्त भी इस समय वहां मौजूद नहीं था क्योंकि वो अस्पताल में था। कमिश्नर साहब की रौबदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। इंस्पेक्टर नवनीश, मौका वारदात पर तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। तुम्हारे ऊपर बलवंत की पत्नी ललिता के खून का इल्जाम है। ये बात सुनते ही कि इंस्पेक्टर नवनीश ने ललिता का खून किया, हॉल में मौजूद किसी भी व्यक्ति को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बलवंत का चेहरा कठोर होता चला गया। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। बलवंत ने आओ देखा न ताओ और इंस्पेक्टर नवनीश पर जंप लगा दी। बलवंत पागलों की तरह इंस्पेक्टर नवनीश पर मुक्के बरसाने लग गया। अगले ही पल अमन व राहुल ने बलवंत को पकड़ा। वो उसे इंस्पेक्टर नवनीश से दूर ले गए। बलवंत अब भी अमन व राहुल की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी कमिश्नर साहब चीखे, मिस्टर बलवंत, अपने आप को संभालो, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बलवंत ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। मैं माफी चाहता हूं कमिश्नर साहब, जिंदगी ने सारे दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिए हैं लगता है। बलवंत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, पर मेरा यकीन करो, इंस्पेक्टर नवनीश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इंस्पेक्टर नवनीश, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? कमिश्नर ने कहा, हाँ सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपनी ड्यूटी पर था। मेरी बीवी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। मैं घर के पास से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना थोड़ा घर पर आराम कर लूं। जैसे ही मैं घर गया तो मैंने देखा सोमदत्त नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था और एक हाथ में रिवॉल्वर लिए, जो रिवॉल्वर ललिता की तरफ थी। जैसे ही मैं कुछ समझ पाता, सोमदत्त ने ललिता पर गोली चला दी और चलाता चला गया। मुझे देखकर सोमदत्त घबरा गया और मुझ पर गोली चलाने लगा। मैंने एक तरफ जंप लगा दी और सोमदत्त पर हमला कर दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं घबरा गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि जो भी अंदर का दृश्य देखता वो यही समझता कि मैंने ही ललिता का खून किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं सर, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कमिश्नर साहब अमन राहुल की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों इंस्पेक्टर नवनीश के घर कैसे पहुंच गए? कमिश्नर साहब, अमन के मुंह से धीमे से आवाज निकली, वो इंस्पेक्टर नवनीश के पड़ोस में अमित चटर्जी के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था, उसी की छानबीन करने हम उनके घर गए थे। जब हमने वहां गोली की आवाज सुनी तो हम तुरंत उस घर की तरफ भागे। जब अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने अपनी रिवॉल्वर से दरवाजे के लॉक पर गोली चलाई
और दरवाजे का लॉक तोड़ा और अंदर गए तो देखा कि इंस्पेक्टर नवनीश घबराए हुए से एक कोने में खड़े थे। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। उसके बाद तो आप जानते ही हैं। इंस्पेक्टर नवनीश ने अभी अभी बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा। सब लोग बड़े ध्यान से इंस्पेक्टर अमन की बात सुन रहे थे। अंत में कमिश्नर साहब बोले, इस बात का जवाब कौन देगा कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ? तभी दरवाजे से किसी व्यक्ति की आवाज आई, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जयदेव था। सब लोग जयदेव को ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हो। कमिश्नर साहब बोले, तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे बच गए? कमिश्नर साहब ने चौंकते हुए सवाल किया। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर नवनीश ने मुझे थाने में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। नवनीश दहाड़ा, ये कुत्ता झूठ बोल रहा है। कमिश्नर साहब, इसने बीमार होने का नाटक किया, फिर अस्पताल जाते समय इसने हम पर हमला कर दिया। एक कांस्टेबल की रिवॉल्वर छीनकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, फिर हमने भी फायरिंग शुरू कर दी। जयदेव तुरंत बोला, इंस्पेक्टर नवनीश झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, जयदेव झूठ बोल रहा है। नवनीश बोला, तुम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हो। अगर सबूत है तो पेश करो। इंस्पेक्टर नवनीश के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसने कोई मैदान मार लिया हो। जयदेव सोचने लगा, सारे सबूत ललिता जो कि पूर्वी थी उसके पास थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे कुछ समय की मोहलत दी जाए कमिश्नर साहब। कमिश्नर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं मिस्टर जयदेव, तुम कानूनी कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते। मैं इंस्पेक्टर नवनीश को काफी लंबे अरसे से जानता हूं। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। राजनगर का बच्चा बच्चा जानता है, इंस्पेक्टर नवनीश एक ईमानदार पुलिस वाला है। मिस्टर जयदेव, तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम कह रहे हो उसे सच साबित करने के लिए? इंस्पेक्टर नवनीश की आंखों में चमक आ गई जो जयदेव से छुपी नहीं थी, जैसे आंखों से कह रहा हो, देख लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हार मानता हूं। जयदेव की आवाज में निराशा का पुट साफ देखा जा सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुंह लटकाए वो मुड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा।